नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ईओआरओ की आपकी जो दूसरी क्लास रहेगी, इस क्लास को थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम इसमें 5 से 7 अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसमें आप तुरंत रोज पढ़ें। पढ़ने के बाद जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया है उनमें से तुरंत लाइव ही आपको प्रैक्टिस करना है। और पूरा पढ़ने के बाद आपको 5-7 मिनट दिए जाएंगे। आप अपनी नोटबुक के अंदर इस चीज़ को लिखें, और लिखने के बाद कि आपको ये चीज़ पूछनी है, तो उसके बाद आप कंप्लीट होने के बाद जब भी मैं ये बोल दूं कि भाई अब टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। चलिए देखिए, आज हम इसकी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो लगभग 3 या 4 दिन या हो सकता 5 दिन भी हमारा जो सेशन चलेगा वो यही चलेगा कि जो नगर पालिकाएं, बेसिकली जो ये डायरेक्ट देखिए पार्ट बी में, ये सिलेबस में नहीं है, पार्ट ए जो है, जो हमारा भाग ए है, उसके अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या कि पार्ट बी जो हम नगर पालिका एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें शब्दों के अर्थ हैं कि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, नगर पालिका बनती कैसे है, नगर निगम क्या होता है, नगर परिषद क्या होता है, इनका टेन्योर क्या होता है, तो एक आर्टिकल के तहत अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ZG तक इसका पूरा वर्णन किया गया। तो एक एक आर्टिकल को आपको समझाया जाएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि नगर पालिकाओं में रिजर्वेशन कैसे होता है, आरक्षण कैसे मिलता है, चुनाव कैसे आता है, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है, ये कार्य कैसे करते हैं, इनका कार्यकाल कैसे होता है, इनकी ऑडिट कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में आपको जानना, तभी जाकर आपको आगे एक्ट समझ में आएगा। अगर पहले से डायरेक्ट आपने एक्ट को चालू कर दिया, फिर समझ में आ गया कि ये किस प्रकार से चुना गया, ये रिजर्वेशन कैसे मिला, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहले हमारी जो आगामी 4 या 5 दिन तक जो क्लासें चलेगी वो यही चलेगी, नगर पालिका जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो किया गया था, इसी को हम डिटेल से समझेंगे। उसके बाद फिर हम एक्ट पर आएंगे और उसको समझना चालू करेंगे। चलिए देखिए, 243P है ना, 243P ये कहता है, इसकी कुछ परिभाषाएं बताता है, कुछ शब्दों की परिभाषाओं के बारे में वर्णन करता है। कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने ये जाना कि कैसे 74वां संविधान संशोधन 1992 हमारी संसद से दिसंबर 1992 में पारित हुआ, फिर अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने मोहर लगाई। साथ ही साथ जो 1 जून 1993 को ये भारत में लागू किया गया छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। उसके साथ ही हमने ये देखा कि 65वां संविधान संशोधन राजीव गांधी की सरकार लेकर आई, लेकिन फिर भी वो पारित नहीं हो पाया, क्योंकि राज्यसभा ने यह कहते हुए स्वीकार कर दिया कि अनुच्छेद 249 के तहत ये राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय पर पहले राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पारित करेगी, तो ही हम आगे इसको हम पारित करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया। हालांकि लोकसभा ने पास कर दिया था, बाद में वीपी सिंह ने प्रयास किया, नहीं हुआ। फिर बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 74वां संविधान संशोधन 1992 में हमारी पार्लियामेंट के सामने रखा और इसको संविधान में दर्जा दिलाया। तो संविधान में कैसे दर्जा मिला और उसके पीछे की जो हिस्ट्री थी वो पिछली क्लास में हमने पढ़ी। अब संविधान में दर्जा मिल चुका। अब दर्जा मिलने के बाद संविधान में 243P से लेकर ZG तक इसका जो वर्णन है वो पूरा हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बीच में एक परिभाषाएं पढ़ रहे हैं कि कैसे परिभाषाएं जो है 243P यानी स्टार्टिंग जो हो रही है कि किन किन शब्दों के अर्थ है। देखिए पहला शब्द आ रहा है इसमें एक समिति। देखिए समिति क्या होती है, 243S आगे अभी आपको 243 देखिए यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखी हुई है। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि 243 जो एस है ये अंग्रेजी में है, हिंदी में इसको बोलेंगे ध। अंग्रेजी और हिंदी दोनों आपको ये ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि इसका ये ब्रैकेट बना दिया। आप चाहे तो ऑब्लिक करके भी एस लिख सकते हैं, तो वहाँ एग्जाम में हिंदी और अंग्रेजी वर्जन दोनों आएंगे, तो दोनों वर्जन आपको यहाँ पर बताया गया। ये 5 मत समझ लेना इसको, ये एस है। एक तो ये हो गया कि अधीन गठित समिति। तो समिति क्या होती है कि 243S के अधीन गठित समिति। अब आप पूछेंगे सर समिति क्या होती है ना। समिति का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि कुछ ऐसी समिति जो वार्ड, जैसे अभी हम पढ़ेंगे नगर पालिका को जिस क्राइटेरिया में बांटा जाता है उसको वार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। तो एक वार्ड से भी एक समिति बन सकती है। वार्ड से जो मेंबर चुनकर आएगा वो वार्ड का सदस्य यानी पार्षद होगा, ठीक है। अब एक वार्ड से अगर एक समिति बनी तो वो जो उस वार्ड का जो पार्षद है वही उसका अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है ना, जो वार्ड के विकास के लिए कार्य करने के सुझाव देगी।
लेकिन 2 वार्ड, 3 वार्ड, 10 वार्ड, 10 वार्ड को मिलाकर एक समिति बनाई या 15 वार्ड को मिलाकर एक समिति बनाई, तो 15 वार्ड को मिलाकर बनाई तो 15 वार्ड के जो पार्षद होंगे जो जनता द्वारा चुनकर आए वो उसके सदस्य होंगे। साथ ही साथ वो उसके सदस्य होंगे, साथ ही साथ उन 15 में से अध्यक्ष कौन बनेगा वो 15 ही तय करेंगे। 15 उनमें से जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता, बी नाम का व्यक्ति बनना चाहता, दोनों चुनाव में खड़े हो जाएंगे और 15 ही वोट करेंगे, जिसके ज्यादा वोट आएंगे उसका क्या बन जाएगा, अध्यक्ष, जो उस नगर पालिका क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करने की सिफारिशें करेगी, उसके लिए सुझाव देगी नगर पालिका को कि ऐसे 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 कार्य करना चाहिए। तो ये एक समिति होती है वार्ड की, इसको वार्ड समितियां कहते हैं। इस समिति को हम क्या बोलेंगे, वार्ड समिति, वार्ड समिति। अभी हम आगे पढ़ेंगे 243S में और इसकी डिटेल। चलिए, जिला आप जानते ही हैं, राज्य जो होता है, भारत जो है वो राज्यों में बटा हुआ, राज्य किस में बटा हुआ, जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, तो किसी राज्य का एक जिला है ना, तो ये जिला कहते हैं। महानगर क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट, 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, ऐसा एरिया जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख है या उससे अधिक है, जैसे जयपुर। मेट्रोपॉलिटन, हम कहते हैं ना, मेट्रोपॉलिटन का मतलब जहां मेट्रो चलती है, जहां क्या चलती है, मेट्रो चलती है, क्योंकि जनघनत्व बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक रहता है, तो मेट्रोपॉलिटन यानी महानगर क्षेत्र बन गया वो। तो कोई एरिया महानगर उसको कहा जाएगा जिसकी आबादी 10 लाख या उससे क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसी जनसंख्या वाले क्षेत्र को महानगर क्षेत्र बनाया जाएगा, जिसमें एक या अधिक जिले भी समाविष्ट हो, यानी एक या अधिक। पहली बात तो कि महानगर क्षेत्र घोषित कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, अधिसूचना, लोक अधिसूचना द्वारा, यानी पब्लिक नोटिफिकेशन जारी होगा। क्या जारी होगा, पब्लिक नोटिफिकेशन। पहले एक नोटिफिकेशन जारी होगा राज्यपाल के द्वारा, तो किसी भी एरिया की जनसंख्या 10 लाख या उससे ज्यादा हो गई तो उसको महानगर क्षेत्र घोषित किया जाएगा। महानगर क्षेत्र घोषित कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा, लोक अधिसूचना जारी करके। अब देखिए महानगर में क्या है कि जैसे मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बताऊं, वहाँ ठीक ठाक उद्योग जगत आ जाता है सामने, लोगों के रोजगार के अवसर जहाँ ज़्यादा होते हैं, कृषि आय से भिन्न वहाँ पर आय होने लग जाती है, तो नेचुरल है कि पब्लिक वहाँ ज़्यादा रहेगी, जनघनत्व ज़्यादा रहेगा, तो उनके लिए फिर महानगर। अब महानगर एक जिला या 2 जिले भी मिलकर बन सकते हैं, है ना। महानगर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि वहाँ पर 2 जिले आ रहे हैं। तो जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे जयपुर है, अब जयपुर को बांट दिया जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, क्योंकि वो महानगर एरिया हो गया, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई, तो वहाँ 2-2 कलेक्टर बैठाने पड़े। हालांकि सरकार ने अभी रद्द कर दिया, बीच में अशोक गहलोत की सरकार ने ऐसा किया था, ठीक है ना। तो जैसे जोधपुर को कर दिया जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, जोधपुर शहर को ही बांट दिया 2 भागों के अंदर, क्योंकि एक कलेक्टर पूरा सिस्टम को नहीं संभाल पा रहा, एक नगर निगम पूरे शहर को नहीं संभाल पा रहा। तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों को महानगर घोषित करके और वहां पर 1 या 2-2 जिलों को मिलाकर भी महानगर बनाया जा सकता, राज्यपाल ऐसा कर सकता। अब आप तो 10 लाख की आबादी का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए नगर पालिका क्षेत्र है ना, म्युनिसिपैलिटीज जो एरिया होता है वो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र, कि कोई एरिया नगर पालिका के क्षेत्र में आ रहा है, ये क्राइटेरिया है, ये नगर पालिका के क्षेत्र में आ रहा है, तो ये नगर पालिका का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ये घोषित कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। तो गवर्नर है वो नगर पालिका क्षेत्र घोषित करेगा। अब वो जनसंख्या के आधार, नगर पालिका इस कानून का नाम है, एक्ट का नाम है। अब इसके अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर अभी हम पढ़ेंगे आगे कि जहां 20,000 से 1 लाख तक जनसंख्या वहां नगर पालिका बोर्ड बनेगा, जहां 1 लाख से 5 लाख तक है वहां बनेगा नगर परिषद बनेगा, वृहत्तर निकाय बनेगा, और जब 5 लाख से ज्यादा है वहां नगर निगम बनेगा वहां पर। तो ये नगर पालिका, अब ये एरिया घोषित कर दिया कि साहब ये नगर निगम रहेगा, ये नगर परिषद रहेगी, ये नगर पालिका रहेगी। ये घोषित करने का काम कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल अधिसूचना जारी करके करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखो ये आ जाइए आगे, इसमें और परिभाषाओं में नगर पालिका, केवल नगर पालिका किसे बोलेंगे कि 243 क्यों के अधीन गठित स्वायत्त शासन की शहरी निकाय की। ये तो देखो हमने कहा कि क्राइटेरिया, क्षेत्र घोषित कर दिया कि ये इतना एरिया नगर पालिका क्षेत्र में आएगा। उसके अलावा अब केवल नगर पालिका 243 क्यों के अधीन गठित स्वायत्त शासन संस्था, स्वायत्त शासन का मतलब जो राज्य सरकार का स्वायत्त शासन विभाग होता उसके अधीन
जो संस्थाएं काम करेगी वो संस्था का नाम क्या होगा? नगर पालिका। वही नगर पालिका में 3 चरण हो गए, फिर कौन कौन से? नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला पंचायत। अनुच्छेद 243 ख बी का मतलब यहां पर ये हम ऐसे कर सकते हैं 243 बी, इसको यहां पर ऐसे भी लिखा जा सकता, मैंने यहां ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको बार बार ये ऑब्लिक वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल बी पता होना चाहिए, अंग्रेजी में चाहे तो बी, हिंदी में इसको ख। यानी अनुच्छेद 243 ख यानी बी के अधीन गठित पंचायत, यानी पंचायत का मतलब होता है जो ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट होता है, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है ग्रामीण विकास के लिए जो पंचायती राज विभाग जो होता है उसके अधीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। देखिए नगर पालिका होता है शहरी क्षेत्र में, ये किस में होता है? शहरी क्षेत्र में होता है, ठीक है ना, अर्बन जो एरिया हो गया। और पंचायत जो होती है ये किस में होता है? ग्रामीण क्षेत्र में होता है। किस में होता है? ग्रामीण रूरल एरिया के अंदर होता है। तो पंचायतें बनेगी। अब यहाँ तो 3 की हायरार्की होती है, यानी स्टेप होते हैं 3, है ना। स्टेप कौन कौन से होते हैं कि सबसे बड़ी जिले लेवल पर क्या होगी? जिला परिषद हो गई, ठीक है ना। जिला परिषद इसके नीचे किसको जिला परिषद के नीचे कौन सी संस्थाएं हो गई? पंचायत समिति हो गई, ये पंचायत समिति हो गई। और पंचायत समिति के नीचे क्या हो गई आपकी? ग्राम पंचायत हो गई। क्या हो गई? ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये हायरार्की होती है। ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति, उसके ऊपर जिला परिषद, ये पूरे जैसे एक जयपुर जिला है तो जयपुर जिले में जयपुर का जो शहरी क्षेत्र है वो तो नगर पालिका के अंदर आ गया, तो उसमें नगर निगम बन गया। और जो ग्रामीण इलाका है वहां पर पंचायती राज काम करेगा, ग्रामीण, है ना। तो एक जिले को भी 2 भागों में बांट दिया गया। ग्रामीण जनसंख्या का डेवलपमेंट करने के लिए आपके पंचायती राज और शहरी जनसंख्या का डेवलप करने के लिए नगर पालिका की व्यवस्था की गई। अब देखिए अगला क्या है कि जनसंख्या अंतिम जनगणना के आंकड़े। अंतिम जनगणना के आंकड़े की जनसंख्या किसे कहा जाए कि जनसंख्या के आधार पर, अभी मैंने कहा ना 20,000 से 1 लाख तक क्या बनेगी? नगर पालिका बोर्ड बनेगा। 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद और 5 लाख से अधिक नगर निगम। तो यानी जनसंख्या बोल रहा हूं मैं, ये जनसंख्या किसको माना जाएगा? अंतिम आंकड़े। ऐसा नहीं कि जैसे शुरुआती जनसंख्या होती है फिर उसके वापस रिकॉल होता है और फाइनली अंतिम आंकड़े सरकार लगभग जब जनगणना होती है तो 2 साल लगते हैं फाइनल आंकड़े आने में। जैसे 2011 के अंतिम जो फाइनल आंकड़े आ गए जनगणना के, अभी हो रही है 2026 में चालू हो गई जो 27 तक चलेगी, तो उसके बाद 27 के एंडिंग तक जाकर उसके अंतिम आंकड़े आएंगे। तो जो जनगणना के अंतिम आंकड़े होते हैं वही क्या मानी जाती है? जनसंख्या। उसी के आधार पर फिर ये क्राइटेरिया बांटा जाता। तो हमने केवल अभी जो 243P में कुछ परिभाषाएं समझी कि जनसंख्या अंतिम आंकड़े आएंगे उसी को जनसंख्या का राइट आंकड़ा माना जाएगा। नगर पालिका शहरी क्षेत्र, पंचायत ग्रामीण क्षेत्र हो गया। और उसके अलावा महानगर 10 लाख से ज़्यादा आबादी होने पर महानगर घोषित कर दिया। ये बेसिक चीज़ें हमने इसके अंदर, समिति वार्ड समितियां जो होती है उनके बारे में हमने जाना। तो केवल परिभाषाएं हिंट की भाई ये होता कैसे कैसे। अब आगे देखिएगा नगर पालिकाओं का गठन। नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है? 3 नगर पालिका। देखिए पंचायती राज में तो क्या होता है? हायरार्की होती है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक चलेगा, यानी एक दूसरे से कनेक्टिविटी जुड़ी हुई होती है। शहरी क्षेत्र, अर्बन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसमें कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। नगर पालिका बोर्ड है वो स्वायत्त है, वो अपना कार्य करेगी। नगर परिषद है वो अपना कार्य करेगी। नगर निगम अपना कार्य करेगा। तो देखिए यहाँ 3 है, गांव से शहर। सबसे पहली बात है कि ऐसा एक एरिया जो ग्रामीण है, ऐसा एक एरिया जो ग्रामीण है, वहां पर पहले लोग कृषि से अपनी आय का साधन समझते थे, लेकिन वहां कृषि आय के अलावा अन्य कोई आय होने लग गई। जैसे परिवहन के वहां साधन बढ़ गए, जैसे वहां कोई पिकनिक स्पॉट बनने जा रहा है, जैसे वहां पर कुछ बैंक, पेट्रोल पंप, अच्छा मार्केट एक डेवलप हो गया जहां आसपास के गांव के लोग वहां आते हैं, परचेजिंग शॉपिंग करते हैं, इसलिए परिवहन तो वहां लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसा एरिया जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की तरह तब्दील हो रहा है। तो अब वहां बहुत बड़ा मार्केट बन गया, लोगों ने कपड़े की दुकान खोल ली,
लोगों ने चाय कचौरी समोसे की दुकान खोल ली, शूज की दुकान खोल ली, XYZ इलेक्ट्रिक सामान पानी, वहाँ सब लोग बड़े शहर में नहीं जाते, उस छोटे से कस्बे में जाते हैं। एक गांव था लेकिन वहाँ पर बीच में है, 5-7 गांव साइड में होते हैं लेकिन वो बड़ा गांव है बीच में, वहाँ पर एक मार्केट डेवलप हो गया। तो लोग खेती ना करके वहाँ पर अपनी एक मार्केटिंग के माध्यम से वहाँ पर पैसा कमा रहे हैं, एक आय का क्या बन गया, सोर्स बन गया। तो ऐसा एरिया जो गांव से शहर बनने जा रहा है, संक्रमण हो रहा है, चेंज हो रहा है, गांव से क्या बनने जा रहा है, शहर बनने जा रहा है, उसको संक्रमणकालीन क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, संक्रमणकालीन क्षेत्र कहा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया में हो, है ना। और वहां पर क्या बनेगी, नगर पंचायत बोला जाएगा, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिख दिया कि वो नगर पंचायत। अब राजस्थान में उसको क्या बोलते हैं, संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल ये तय करता है कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो राजस्थान ने इसका नाम रख दिया नगर पालिका बोर्ड। राजस्थान ने इसका नाम क्या रख दिया, नगर पालिका बोर्ड। नगर पालिका बोर्ड। संविधान में नगर पालिका बोर्ड नहीं लिखा, वहां तो लिख दिया नगर पंचायत। अब वो नगर बन चुका, गांव से नगर बन चुका। अब उसका जो नाम रखना है वो आप चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, चाहे किसी भी नाम से। तो राजस्थान के विधानमंडल ने क्या नाम ज्ञात करा दिया, नगर पालिका बोर्ड करा दिया। तो ग्राम से, अच्छा अब नगर पालिका बोर्ड कहाँ बनेगा, देखो राजस्थान में 20,000 के 20 के यानी 20,000 से लेकर कहाँ तक, 1 लाख तक जिस एरिया की जनसंख्या होगी वहां बनेगा नगर पालिका बोर्ड बनेगा। 20,000 से लेकर 1 लाख तक की आबादी पर क्या बनेगा, नगर पालिका बोर्ड बनेगा। अगला देखिएगा, जैसे राजस्थान के संदर्भ में नगर पालिका बोर्ड ये नीचे लिखा हुआ भी है। अब देखिए दूसरा, तो देखिए ये ग्राम से शहर है, तो ये हो गया नगर पालिका बोर्ड। अब इससे बड़ा एरिया, अब ये हो गया आपका 1 लाख से लेकर 5 लाख तक। ये L लिख रहा हूं मैं, L का मतलब लेख है ना, लाख। 1 लाख से लेकर 5 लाख क्या है, जनसंख्या। अभी जनसंख्या की परिभाषा हमने पढ़ी, अंतिम आंकड़े, वो जो जनसंख्या होती है तो उसमें 1 लाख से 5 लाख की जो आबादी होती है वहां क्या बनेगा, नगर परिषद बनेगी। क्या बनेगी, नगर। मध्यम शहर यानी इसको वृहत्तर निकाय, जो मध्यम शहर है इसको लघुतर, माफ कीजिएगा, लघुतर निकाय इसको कहा जाता है, लघुतर निकाय। लघुतर निकाय, तो देखिए ये आ गया लघुतर नगरीय क्षेत्र। नगर परिषद, नगर पालिका परिषद, राजस्थान के संदर्भ में इसका नाम क्या रखा। अब नाम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा, नाम तो बाद में हर राज्य का विधानमंडल तय करेगा। तो इन्होंने कह दिया कि जो लघुतर निकाय होगा वो अपने संदर्भ में नगर पालिका परिषद रहेगी और उसका नाम आप चाहें जो रखे। तो राजस्थान ने इसका नाम रख दिया नगर परिषद। अब देखिए, अब बड़ा शहर होता है जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। कहां से अधिक है, 5 लाख से अधिक है, वहां क्या बनेगा, नगर निगम। क्या बनेगा, नगर निगम। इसको वृहत्तर निकाय कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, वृहत्तर निकाय कहा जाता है, वृहत्तर निकाय। तो ये बड़ा हो गया वृहत्तर निकाय। देखिए वृहत्तर निकाय, नगर निगम का गठन किया जाएगा। तो ये हमने नगर पालिकाओं के गठन की, कैसे नगर पालिका का गठन होता, 243 क्यों जो है ये कहता है, हिंदी में थ, अंग्रेजी में हम क्यों कह सकते हैं। सब कैपिटल ABCD में आएगा क्योंकि बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, इसलिए ये कैपिटल में रहेगा। स्मॉल ABCD होती है यानी मूल संविधान में जुड़ा हुआ है, और ABCD कैपिटल आती है, इसका मतलब बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 74वां संविधान संशोधन 1992, तो बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। एक बात तो ये हो गई। अब ये गठन इस प्रकार से इनका गठन करेंगे, जनसंख्या के आधार पर 20,000 से 1 लाख तक नगर पालिका बोर्ड, 1 लाख से 5 लाख तक नगर परिषद, और 5 लाख से अधिक होते ही नगर निगम बनेगा। अगला देखिए, नोट, यदि राज्यपाल किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित विनिर्दिष्ट कर दे। विनिर्दिष्ट का मतलब है अंकित कर दे। विनिर्दिष्ट का मतलब क्या है, अंकित कर दे। यदि राज्यपाल किसी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र यानी विनिर्दिष्ट कर देवे तो वहां नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। अब नगर पालिका तो कानून का नाम है, अब नगर पालिका में जनसंख्या के आधार पर देखिए हेडिंग क्या रहेगी, नगर पालिका ही रहेगी। क्या रहेगी, नगर पालिका। अब जनसंख्या के आधार पर इस प्रकार का वहां पर संस्था बनाई जा सकती है।
तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है कि जैसे हम राजस्थान में बात करें अलवर के अंदर जैसे भिवाड़ी, नीमराणा, ये सारे जैसे एरिया, जमशेदपुर है ना, राजस्थान से बाहर की अगर हम तरफ देखें तो बड़े बड़े ऐसे एरिए, तो जहाँ पर उद्योग जगत बहुत ज़्यादा आ गया, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई है ना। अब वो कंपनियां क्या करती है, वहाँ पर कंपनियों की स्थापना हो गई, वो कंपनियां सड़क वहाँ पर बना कर देती है, क्योंकि जो कंपनियां जो भी पैसा कमाती है उनका 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होता है, तो उनका 2% उनको सामाजिक विकास में पैसा लगाना पड़ता है, CSR के तहत NGO को पैसा देना पड़ता है या आपको विकास। तो वो वहीं पर उन कंपनियों में काम करने के लिए पब्लिक वहाँ हज़ारों की संख्या में उनके वहाँ लेबर काम करती है, तो जहाँ वो लोग रहते हैं उनके लिए लाइटें लगा देते हैं, सर्किल बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, जो सरकार का काम होता है वो सारे काम वो कर देते हैं। तो वो संस्थाएं, वो जगह जहाँ पर वो कंपनीज स्थापित हो गई, वो खुद ही सड़क बना देती है, लाइट लगा देती है, पानी की व्यवस्था कर देती है बेसिक। तो उस एरिया को राज्यपाल ने औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया। अब जहाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो गया वहां पर नगर पालिका का गठन नहीं होगा, यानी वहां नगर पालिका बोर्ड भी नहीं बनेगा, नगर परिषद भी नहीं बनेगी और नगर निगम भी नहीं बनेगा। तो देखिए, अब औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का काम कौन करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। तो वहां नगर पालिका का गठन नहीं होगा। राज्य अधिनियम, इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार यदि नगर पालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, राज्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई नगर पालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, यानी इसका मतलब ये कि जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके अनुसार नई नगर पालिका पद्धति, यानी पहले से अगर कोई नगर पालिकाएं बनी हुई है पहले से, तो उसको समाप्त करके अब नई तरीके से नगर पालिका पद्धति को संवैधानिक रूप से बाध्य कर। संविधान में दर्जा देने का मतलब क्या हुआ कि जो पुरानी वाली है उनको 1 वर्ष के भीतर समाप्त करना है और संवैधानिक तरीके से आपको नया बनाना। राज्य विधानमंडल अपने इस 74वें संशोधन के ढांचे के अनुसार नए तरीके से आप नगर पालिकाओं का गठन करें, आप क्या है, बाध्य है। ठीक है। राज्य किसी भी राज्यपाल, देखिए आगे देखिए, राज्यपाल किसी क्षेत्र को संक्रमणकालीन लघुतर और वृहत्तर नगरीय क्षेत्र अधिसूचित निम्न आधारों पर कर सकता है। भाई किसको वो संक्रमणकालीन क्षेत्र करेगा, किसको लघुतर, वृहत्तर। अब देखो तीनों चीजें ले लो, संक्रमणकालीन, लघुतर और वृहत्तर, इन तीनों का मतलब है वो अर्बन एरिया है, वो शहरी क्षेत्र है। तो कोई एरिया जो नगर पालिका क्षेत्र में घोषित हो रहा है वो करेगा राज्यपाल। वो किस आधार पर करेगा, राज्यपाल के पास कौन से ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर वो ये कहेगा कि साहब मैं इस एरिया को नगर, खाटू श्याम जी को नगर पालिका क्षेत्र घोषित करता हूं और यहाँ पर नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। तो कौन से एरिया, जनसंख्या तो है ही है, उसके अलावा देखिए जनसंख्या तो हमने पढ़ लिया, आधार अभी देख लिया। जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब है जैसे ये एक नगर पालिका क्षेत्र है, अब यहाँ पर देखो कितनी नजदीकी तौर पर क्या एरिया है, पब्लिक एरिया, ये एक जनघनत्व है। यानी एक बड़ा बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 10 मंजिला, उसमें मान लीजिए 50 फ्लैट है। अब 50 फ्लैट में मान लीजिए 50 परिवार रहते हैं, एक परिवार में 5 रहते हैं, तो आप कल्पना करिए कि एक खेत का जितना सा एरिया उसमें कितनी आबादी लोग रहती है। गाँव में क्या होता है, एक खेत में, एक शेखावटी एरिया में चले जाओ आप, है ना, वहाँ एक खेत में एक व्यक्ति 10 बीघे का खेत है, एक मस्त घर बना के वहीं पर पशु रखता है, खेती बाड़ी करते हैं, वहीं लोग रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ग्रामीण एरिया में आबादी कम होती है, जनघनत्व कम होता है, जबकि शहरी क्षेत्र में जनघनत्व ज़्यादा होता है। 1 किलोमीटर में लगभग 5000 से ज़्यादा पब्लिक रहती है, तो वहाँ पर उनको सफाई की आवश्यकता पड़ेगी, कचरा खूब होता है, सड़क, पानी, सब की जरूरत होती है। तो जनघनत्व के आधार पर ये आधार होते हैं किसी भी एरिया को नगर पालिका क्षेत्र घोषित करने का आधार, जनघनत्व। स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, अब जो प्रशासन होता है, जो नगर पालिका क्षेत्र, उसके लिए राजस्व के लिए कुछ उत्पन्न राजस्व। अब राजस्व कैसे कि ग्रामीण एरिया के अंदर तो राजस्व का कोई तरीका नहीं, केवल एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो खेती बाड़ी होती है उसमें भी सरकार आजकल तो उनको फसलें खराब हो जाती है, मुआवजा ऊपर जेब से गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो राजस्व के बहुत सारे साधन उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण दूँ कि मार्केट बड़ा हो गया,
अब मार्केट हो गया, वहाँ पर एक एक शॉप लग गई, तो वहाँ पर एक एक शॉप से नगर पालिका किराया वसूल सकती है ना, शुल्क वसूल सकती है किराए की जगह, खुद भी दुकानें बनाकर किराए पर दे सकती है, शुल्क वसूल लेगी। तो ये एक राजस्व का नया क्या आ गया, एक तरीका आ गया। लोगों के घरों से शुल्क वसूल सकते हैं, फीस वसूल सकते हैं कि आपको घर का किराया शुल्क देना पड़ेगा, ये राजस्व का एक क्या हो गया नया, क्योंकि लोगों के पास आय है तभी तो आप वसूल करोगे। ग्रामीण इलाकों में आय नहीं है तो आप वसूल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो गई कि ये राजस्व का एक तरीका। फिर कृषि से भिन्न नियोजन की प्रगति प्रतिशतता, कृषि से भिन्न यानी मैंने अभी बताया कृषि के वहां पर जैसे एक एरिया में ये नगर पालिका क्षेत्र गया, इसमें मान लो 100 लोग रहते हैं, अब 100 में से 80 लोग हैं, 100 में से 80 लोग हैं वो एग्रीकल्चर से भिन्न है, एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, वो या तो किसी कंपनी में जाते हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई है उसमें जाते हैं, मार्केट में कपड़े की शॉप है, कोई इसने चाट पकौड़े की दुकान लगा रखी है, कोई पानी पता से बेच रहा है, कोई हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है, वहाँ कोई कॉलेज खुला हुआ उसमें नौकरी कर रहा है, कोई स्कूल में नौकरी कर रहा है, प्राइवेट स्कूलें खूब खुल गई कोई उसमें नौकरी कर रहा है। तो कृषि से अलावा आय के अन्य सोर्स हो गई, तो ये एक तरीका होता है, इसलिए उसको शहरी क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। फिर आर्थिक महत्व अथवा ऐसी अन्य बातों को जिन्हें राज्यपाल ठीक समझे, इकोनॉमी रूप से और भी राज्यपाल को लगता है कि यहाँ पर इकोनॉमी ठीक है, बहुत अच्छा है, तो उसको नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड, राज्यपाल को जो ठीक लगे उससे राज्यपाल इसको चीज समझे घोषित कर सकता है। तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया बन जाता है। देखिए औद्योगिक क्षेत्र का हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो ये औद्योगिक क्षेत्र, ये पिक्चर बताई गई है आपको, यहाँ पर ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती है जिससे वहाँ पर लाखों की संख्या में वहाँ पर लेबर काम करती है, तो उसको औद्योगिक क्षेत्र, फिर वो कंपनियां वहाँ पर सड़क, पानी, लाइट सबकी व्यवस्था करती है, उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए नगर पालिकाओं की संरचना है ना, स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, 243 आर में लिखा गया है, 200 हिंदी में, 243 द, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आर, ठीक है। अब देखिए 243 आर का ही खंड 2, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 243 आर्टिकल है, ये आर है, इसके अंदर हमने लिख दिया 2, तो ये हो गया 243 का खंड, का मतलब है इस आर्टिकल का पार्ट बटा हुआ है 1 2 3 4 ऐसे, तो खंड 2 में उपबंधित उपबंधों, उपबंध मतलब उसमें लिखा हुआ है उपबंधों के सिवाय नगर पालिका के सभी स्थान उस क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब वार्ड, नगर पालिका जो है वो किस में बटी हुई होती है, वार्ड में बटी हुई होती है। किस में बटी हुई है, ऐसे वार्ड। अब जैसे एक नगर पालिका मान लीजिए 15 वार्ड है, कितने हैं 15, तो ऐसे वार्ड बढ़ जाते हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो इसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, वार्ड, प्रत्यक्ष निर्वाचन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो वार्ड का जो सदस्य चुनकर आएगा, वार्ड का जो सदस्य चुनकर आएगा वो कैसे चुना जाएगा, प्रत्यक्ष चुना जाएगा, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाएगा। और प्रत्यक्ष जो है उसको यहां पर बोला जाएगा अपरोक्ष, अपरोक्ष कहा जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। राजस्थान के संदर्भ में इनको जो नगर पालिका बोर्ड है वहां तो बोला जाएगा उसको वार्ड सदस्य, जो आपके नगर परिषद है और नगर निगम है वहां पर उसको क्या बोला जाएगा, पार्षद। तो वार्ड में, नगर पालिका में सदस्य पार्षद, और यहाँ पर निगम पार्षद का निर्वाचन अनिवार्यतः कैसे होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो निगम में भी पार्षद होता है, परिषद में भी पार्षद होता है, और नगर पालिका में क्या हो जाता है, वार्ड सदस्य कहा जाता है। तो इन सब का चुनाव डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा। तो हम संरचनाएं तो पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, कि इनके मेंबर कैसे चुने जाएंगे, चाहे नगर पालिका बोर्ड हो, चाहे आपके नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो। नगर परिषद और नगर निगम में तो बोला जाएगा पार्षद, और नगर पालिका बोर्ड में बोला जाएगा सदस्य यानी वार्ड सदस्य। इनका डायरेक्ट चुनाव होगा जनता के द्वारा। ऐसा इसका स्ट्रक्चर बताया गया यहाँ पर संविधान में 243 आर में। इसके अलावा किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा और कुछ भी प्रावधान कर सकता है। जैसे एक नगर पालिका में 15 मेंबर चुनकर आएंगे प्रत्यक्ष, इनके अलावा भी कोई और बैठ सकता है क्या उसमें, तो चाहे तो संविधान में तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने तो ये व्यवस्था कर दी। इसके अलावा भी अगर किसी और को इसमें बैठने का मौका देना चाहिए तो संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल ये डिसाइड कर सकता है कि हमें ये अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखिए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका में क्या कर सकता है,
नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को, कोई नगर पालिका के बारे में विशेष ज्ञान रखता है जो ऐसा व्यक्ति, उसको नगर पालिका में मनोनीत कर सकती है। क्या कर सकती है? मनोनीत। जैसे मैं राजस्थान के संदर्भ की बात करूं, 6 सदस्यों को नगर पालिका बोर्ड में, 8 सदस्यों को नगर परिषद में और 12 सदस्यों को नगर निगम में राज्य सरकार क्या कर सकती है? मनोनीत कर सकती है डायरेक्ट, जो इनका विशेष क्या रखते हैं? ज्ञान, है ना। तो आगे देखिए, ये देखो, जैसे अभी इसके बारे में बाद में, ये विशेष ज्ञान रखने, इस चार्ट को बाद में समझते हैं, पहले स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए। ये इधर आ गया चार्ट वापस आपका। लोकसभा विधानसभा के ऐसे सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई भी नगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः भाग समाविष्ट है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे आप ये समझिए कि ये एक कोई नगर पालिका क्षेत्र है, चाहे वो नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर पालिका बोर्ड है, ये कोई है। अब इसके अंतर्गत मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक लोकसभा क्षेत्र है। क्या है? लोकसभा क्षेत्र। अब इसमें जैसे अजमेर लोकसभा क्षेत्र है, अब ये आ गया पुष्कर। अब पुष्कर में क्या है? नगर पालिका बोर्ड। फिर अजमेर में क्या है? नगर निगम। किशनगढ़ में चले जाओ, वहाँ क्या है? नगर परिषद है। तो एक ही है, तो क्या है? एक ही लोकसभा क्षेत्र है। अब किशनगढ़ जाओगे, नगर परिषद मिल जाएगा आपका। वैसे मैं थोड़ा सा ठीक लिख देता हूं इसको, परिषद, ये ऐसे है, ठीक है ना। अब एक लोकसभा क्षेत्र है, इसके अंदर देखो नगर निगम भी आ रहा, नगर परिषद भी आ रही, नगर। तो इस क्षेत्र में जितनी नगर पालिका की संस्थाएं आती है, उस एरिया का लोकसभा का जो सांसद है वो उस इन संस्थाओं का पदेन सदस्य होगा। पदेन मतलब जो लोकसभा के पद पर होगा वो इन संस्थाओं का भी सदस्य होगा। इसके लिए चुना नहीं जाता, ये चुना तो लोकसभा के लिए गया है, लेकिन फिर भी इन संस्थाओं का वो क्या होगा? सदस्य होगा। इनकी बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, मत भी दे सकता है, लेकिन 2 जगह मत नहीं दे सकता। कब नहीं दे सकता? जब नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जब चुनाव होता है तब वोट नहीं कर सकता। तब तो ये केवल प्रत्यक्ष वाले ही वोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब इनको हटाया जा रहा है तब भी ये हटाने के अंदर वोट नहीं कर सकता। बाकी जब बैठक होती है उसमें अपने विचार होते हैं, उसमें इसको बिल्कुल वोट करने का क्या है? अधिकार है। ठीक ऐसे ही एक मान लीजिए ये विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में ये नगर पालिका बोर्ड है, मान लीजिए कोई भी, है ना। जैसे विधानसभा क्षेत्र है, ये इतना एरिया तो है ग्रामीण, और ये एरिया मान लीजिए क्या है? शहरी। तो शहरी के अंदर जो नगर पालिका बोर्ड जो भी बना हुआ है, तो उसके अंदर इस क्षेत्र का जो विधायक है, जो चुनकर गया है, वो जो उस पद पर पदेन सदस्य यानी विधायक के पद पर है, तो वो उस क्षेत्र का भी क्या कहलाएगा? पदेन सदस्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदेन सदस्य कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना, शहरी क्षेत्र में भी जो लोकसभा क्षेत्र है, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र, उस एरिया में जो भी नगर पालिका संस्था आती है उन वो पदेन सदस्य कहलाएंगे। ये राजस्थान में विधानमंडल ने तय कर दिया। तो देख लीजिए, ये देखो लोकसभा विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी विधानसभा और लोकसभा का, वो कोई भी जिनमें कोई भी नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः का मतलब जैसे ये आपका विधानसभा क्षेत्र है और ये इतना सा एरिया इस नगर पालिका का बीच में आ रहा, तो कुछ हिस्सा आ रहा है। कितना आ रहा है? कुछ हिस्सा यहाँ पर आ रहा है। यानी ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर एक तो पूरी आ गई, ये इस नगर पालिका का इतना सा हिस्सा आ रहा है, तो ये हो गया भागतः है, यानी अंशतः है। तो भी यहाँ का विधायक इस नगर पालिका की बैठक में भाग लेने का हकदार होगा, और उसके अलावा बैठक में भाग लेने का हकदार होगा, बोलने का हकदार होगा, और मत भी देने का हकदार हैगा। लेकिन 2 चीजों पर मत नहीं दे सकता, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने में, और वो उसके अलावा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को बनाने में, उसमें मत नहीं दे सकता। बाकी बैठक में बोलने, करने और योजनाओं पर मत देने का क्या रखता है? अधिकार रखता है, ठीक है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, राज्यसभा या विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों यानी वोटर्स के रूप में पंजीकृत है। राज्यसभा या विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर, अब देखिए ये एक गजब का कॉन्सेप्ट है, ये एक गजब का कॉन्सेप्ट है। देखिए थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से समझा देता हूँ। जैसे ये एक एरिया है, ठीक है ना, मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक है ना,
अब राजस्थान से राज्यसभा के लिए, राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य, माफ करिएगा। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। अब ये जो 10 मेंबर जो चुनकर जाते हैं, ये 10 मेंबर पूरे स्टेट के रहेंगे। ये 10 मेंबर किसके रहेंगे? पूरे स्टेट के रहेंगे। जैसे मुझे राजस्थान का राज्यसभा सदस्य बना दिया तो पूरा राजस्थान का मैं नेतृत्व करूंगा। अब राजस्थान में बहुत सारे नगर निगम हैं, बहुत सारी नगर परिषद है और बहुत सारे नगर पालिका है। तो मैं कौन सी नगर पालिका या कौन से नगर परिषद या कौन से नगर निगम का सदस्य रहूंगा? पदेन सदस्य। तो जहां आप निर्वाचक में है, यानी निर्वाचक का मतलब है जिस एरिया में आपका नाम वोटर लिस्ट में है, उस एरिया में जो संस्था आती है, चाहे नगर निगम आता है, चाहे नगर परिषद आती है, चाहे नगर पालिका बोर्ड आता है, आप उसके क्या कहलाएंगे? पदेन सदस्य कहलाएंगे। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण दूं कि जैसे अजमेर, मैं अजमेर का रहने वाला हूं। अजमेर के अंदर वार्ड में, अजमेर शहर के अंदर मेरा कहीं भी वोटर लिस्ट में क्या है? नाम अंकित है। अब राजस्थान से मैं राज्यसभा का मेंबर चुना गया तो मैं अजमेर नगर निगम का क्या कहलाऊंगा? पदेन सदस्य, क्योंकि वहां पर उस एरिया में वोटर लिस्ट में मेरा क्या है? नाम। जबकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लोकसभा में क्या होता है कि जिस क्षेत्र का है वो, जिस लोकसभा क्षेत्र से, मैं अजमेर का रहने वाला हूं और मुझे भीलवाड़ा से टिकट मिल गया और मैं भीलवाड़ा से लोकसभा का मेंबर बन गया, तो मैं भीलवाड़ा क्षेत्र में जो नगर परिषद नगर पालिका बोर्ड आएगा मैं उसका पदेन सदस्य कहलाऊंगा। लेकिन राज्यसभा में जिस जगह आप निवास करते हैं, आपका वोटर लिस्ट में जहां नाम है, वहां पर आप उन संस्थाओं के क्या कहलाओगे? पदेन सदस्य। ठीक ऐसे ही विधान परिषद की बात कर लेते हैं। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, लेकिन फिर भी कानून बना हुआ जैसे कि विधान परिषद का सदस्य भी कोई है। विधानसभा में तो जिस एरिया, जिस विधानसभा, जैसे मैं अजमेर का रहने वाला हूं, मुझे सीकर से विधानसभा क्षेत्र में कोई सी भी एरिया से मुझे टिकट दे दिया, मान लीजिए लक्ष्मणगढ़ से टिकट दे दिया और मैं वहां से चुनाव जीत गया XYZ, तो वहां से मैं उस एरिया की जो नगर पालिका बोर्ड आएगी मैं उसका पदेन सदस्य कहलाऊंगा। लेकिन विधान परिषद में क्या होता है? वो भी पूरे स्टेट का नेतृत्व करता है। तो जिस जगह उसका वोटर लिस्ट में नाम है वो वही संस्था का पदेन सदस्य कहलाएगा। तो हम लोग यही बात पढ़ रहे हैं इसमें कि राज्यसभा और विधान परिषद के ऐसे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीकृत है। जबकि लोकसभा और विधानसभा में देखो क्या लिखा हुआ? निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। ये ध्यान रखना कि यहां पर तो किस एरिया का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां उस एरिया, जिस एरिया का रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां जो संस्था आती है उसमें आप पदेन सदस्य होंगे। यहां पर वोटर लिस्ट में जहां आपका नाम पंजीकृत है वहां पर आप क्या करेंगे? राज्यसभा विधान परिषद के अगर सदस्य हैं तो वहां पर आप क्या कहलाएंगे? पदेन सदस्य कहलाएंगे। पदेन का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। बैठक में बोल सकता है, भाग ले सकता है, मत दे सकता है, लेकिन केवल अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए मत नहीं दे सकता और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बनाने के लिए मत नहीं दे सकता, बाकी वो कर सकता है। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 243S अभी हम पढ़ेंगे। एस अभी आज परिभाषा हमने देखी थी अधीन आते ही के दिन गठित समितियों के अध्यक्षों का, यानी एक वार्ड से अगर एक समिति है तो वार्ड पार्षद जो उस समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। 10 वार्ड को मिलाकर एक समिति बन गई, फिर 10 मेंबर बन गए, 10 में से 10 ने अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव कर दिया, तो उस वार्ड समिति, उस वार्ड यानी उस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो भी उस संस्था के अंदर, जैसे मान लीजिए पुष्कर नगर पालिका बोर्ड है, पुष्कर नगर पालिका बोर्ड में मान लीजिए 15 वार्ड है, 15 वार्ड में से एक वार्ड समिति बन गई। अब वार्ड समिति जो बन गई, उस वार्ड समिति का जो अध्यक्ष है वो वार्ड समिति का अध्यक्ष भी क्या कहलाएगा? इसका पदेन सदस्य कहलाएगा। बैठक में भाग ले सकता है, प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा, मतलब इन सब को प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य विधान में उपबंध कर सकेगा। कौन? विधान मंडल। कौन कर सकता है? मतलब संविधान के अंतर्गत तो क्या लिखा हुआ? 74वें, फिर से हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ कि प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनकर आएंगे वो संस्था के मेंबर कहलाएंगे, वो बैठक में भाग लेंगे, वोट देंगे, मत देंगे और बोलने का अधिकार रहेगा। लेकिन विधानमंडल चाहे तो और भी लोगों को अधिकार दे सकता, वो हमने पढ़ा कि मनोनीत कर सकता है ना। तो देखो विशेष ज्ञान में तो मैंने कहा नगर पालिका बोर्ड में राजस्थान में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12 को मनोनीत कर सकता है। ये विधानमंडल पावर देता है तो बिल्कुल करता है, राजस्थान में होता है। उसके अलावा ये लोकसभा विधानसभा जिस एरिया का नेतृत्व करते हैं सांसद विधायक, वो बिल्कुल मेंबर हो सकते हैं। और राज्यसभा विधान परिषद के जिस एरिया में
उनका निर्वाचक मतदाता सूची में उनका नाम है, वहां से पंजीकृत है, तो उस एरिया में जो भी संस्था आती है शहरी निकाय की, उसमें पदेन सदस्य है। उसके अलावा जो वार्ड समितियां होती है उसके अध्यक्ष भी इसकी बैठक में भाग ले सकते हैं, और उपबंध कर सकता है प्रतिनिधित्व, और भी किसी को देना है तो विधानमंडल दे सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं 243 आर। कौन सा पढ़ रहे हैं? 243 आर, जिसमें नगर पालिकाओं का स्ट्रक्चर यानी संरचना, इसको हमने अच्छे से पढ़ा है। और देख लीजिए, ये सांसद, विधायक, एमपी, एमएलएस, पंजीकृत मतदाता जो राज्यसभा और विधान परिषद के होंगे, विशेष ज्ञान रखने वाले, और समिति यानी वार्ड समिति का जो अध्यक्ष होगा वो इस नगर पालिका के अंदर बैठक में भाग ले सकता है। इनसे मिलकर एक नगर पालिका का स्ट्रक्चर तैयार होगा, नगर पालिका बनेगी। अब बात करते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति, कि नगर पालिका का अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी संरचना हम पढ़ रहे हैं। तो 243 जो अभी हम आर्टिकल जो हमारा आर है, ये जो आर्टिकल है हमारा, माफ कीजिएगा, ये एक मिनट, ये जो आर है इसका हम पढ़ रहे हैं 2, है ना, सॉरी बी, है ना, क्या पढ़ रहे हैं? बी पढ़ रहे हैं, यानी 243 आर बी, है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा बैक करके इसलिए बताता हूं, थोड़ा सा आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहे। तो इसमें क्या कि नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति, यानी प्रत्यक्ष डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाएगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, पहले अभी हमने पढ़ा वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, या नगर निगम नगर परिषद में पार्षद चुने जाते हैं, वो जनता द्वारा तो प्रत्यक्ष होंगे ही होंगे। वो तो साफ लिखा हुआ 243 आर के खंड 2 में साफ लिखा हुआ कि प्रत्यक्ष जनता जो मेंबर चुनकर आएंगे, चाहे नगर पालिका बोर्ड हो, नगर परिषद, नगर निगम, वो तो प्रत्यक्ष होंगे। अब अध्यक्ष कैसे बनेगा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष, या जो वो चुनकर आ रहे हैं ना सदस्य या पार्षद, या उनमें से एक व्यक्ति चुना जाएगा। जैसे मान लीजिए 80 पार्षद चुनकर आए, 80 में से अध्यक्ष कौन बनेगा? तो 80 में से ही अध्यक्ष बनने के लिए पावर है कि वो 80 में से ही कोई 2 या 3 व्यक्ति अध्यक्ष का फार्म भरेंगे निर्वाचन अधिकारी के सामने कि हम अध्यक्ष, और वो 80 लोग ही वोट करेंगे, उनमें से ज्यादा मत आएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो वो अप्रत्यक्ष हो गया, जनता द्वारा नहीं है। तो अध्यक्ष प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, इस संबंध में संविधान मौन है। ये लिख दिया, संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल तय करें कि आपको अध्यक्ष प्रत्यक्ष चाहिए या अप्रत्यक्ष। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उन्होंने वर्ष 2009 में एक व्यवस्था करी कि जो शहरी निकाय के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता से कराएंगे। तो हुआ क्या कि सदस्य भी जनता से चुनकर आए। अब सदस्य आगे बीजेपी के चुनकर, 80 में से मान लो 60 सदस्य बीजेपी का आगे, तो बोर्ड किसका बन गया? बीजेपी का। अब कोई भी प्रस्ताव पास होगा तो आधे से ज्यादा मत चाहिए, तो 80 में से 60 लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी एक तरफा पास हो रहा है, और अध्यक्ष आ गया कांग्रेस का। अब अध्यक्ष कहता है ये काम करो, वो नीचे सदस्य बैठे बोला नहीं करेंगे, तो इससे काम में डिस्टर्बेंस होने लगा। तो एक बार प्रयास किया हमारी अशोक गहलोत की सरकार ने, विधानसभा से कानून पारित करा के प्रत्यक्ष कर दिया। तो 2009 में भी चुनाव हुए, 2012 में भी चुनाव हुए, अलग अलग चुनाव हो रहे थे। अभी वर्तमान में सरकार एक राज्य एक चुनाव के का प्रयास कर रही है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। लेकिन पहले अलग अलग हो रहे थे, अलग अलग संस्थाओं का गठन हो, उसके अकॉर्डिंग उनका टेन्योर खत्म होता था और उसके अकॉर्डिंग चुनाव हो रहा था। तो लेकिन वो असफल रहा। वापस वसुंधरा सरकार ने आते ही 2014 में व्यवस्था करी कि नहीं, इसको हम हटा रहे हैं, वापस अप्रत्यक्ष ही कर दिया। अब ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि विधानमंडल को तय करना है कि इसको प्रत्यक्ष रखना या अप्रत्यक्ष रखना, संविधान में लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया कि विधानमंडल निर्वाचन की रीति प्रत्यक्ष उपबंध कर सकेगा। कौन कर सकेगा उपबंध? राज्य विधानमंडल। अब यह राज्यपाल मत कर देना। उत्तर क्या हो गया? राज्य विधानमंडल के लिए बाध्यकारी एवं ऐच्छिक प्रावधान, कि चाहे तो वो बाध्यकारी का मतलब ऐसा नहीं कि करना ही पड़ेगा, ऐच्छिक है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, है ना। तो बाध्यकारी का मतलब है चाहे तो कर भी दे नहीं भी करे। तो बाध्यकारी ऐच्छिक प्रावधान का मतलब, देखो दोनों को समझा देते हैं। बाध्यकारी में क्या है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड, ये तो प्रत्यक्ष करवाना पड़ेगा, उसमें तो वो बाध्य है कि ये तो डायरेक्ट चुनाव, इसमें विधानमंडल कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता। बाध्यकारी ऐच्छिक का मतलब हाँ या ना, इच्छा तो करे नहीं तो नहीं करे, बाध्य मतलब करना पड़ेगा। तो ये तो साफ लिख दिया उन्होंने 243 आर के खंड 2 में कि विधानमंडल को ये चुनाव तो आप डायरेक्ट कराएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन ही कराएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर ऐच्छिक में क्या लिख दिया कि नहीं,
अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा ये आप अपने हिसाब से तय करें। तो देखो, विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित के प्रतिनिधित्व की रीति का उपबंध कर सकेगा। बिल्कुल कि अध्यक्ष, निम्नलिखित किसका? अध्यक्ष के लिए, है ना। तो ये प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकता था नगर, तो ये कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, अच्छा ये तो वापस वही स्लाइड आ गई हमारी। हाँ, विधानसभा का, लोकसभा विधानसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व ये तो हो चुका, राज्यसभा विधान परिषद ये भी हो चुका, समिति का अध्यक्ष, विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध कर सकेगा, ये भी हमारा, ये स्लाइड हो गई, वापस आ गई। चलिए, तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा 243 आर के अंदर कैसे बना जाता है। तो सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, अध्यक्ष कैसे चुनाएगा ये संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल तय करेगा। बहुत ही आसान सा है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं 243 ध, यानी अंग्रेजी में इसको एस भी कह सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हो 243 ध, और ये एस कैपिटल आएगा क्योंकि बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। अब देखिए समिति क्या होती है, मैं अभी आज कक्षा जो शुरू हुई वहीं से ही हम समिति की बात छेड़ के, समिति को यहां बोलेंगे वार्ड समिति। क्या बोलेंगे? वार्ड समिति। वार्ड समिति का मतलब क्या हो गया? वार्ड समिति का गठन और संरचना। की वार्ड समिति कैसे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए 3 लाख, पहली बात तो कि वार्ड समिति उसी एरिया में बनाई जाएगी जिस एरिया की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 लाख होनी चाहिए। ये एक दिमाग में स्ट्रक्चर बना लो आप, ठीक है ना। वार्ड समिति वहीं बनेगी जहां पर उस नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम कितनी? 3 लाख। मैंने यह प्लस किया, यानी 3 लाख से अधिक ही होनी चाहिए। 3 लाख तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो तो अच्छी बात है। अब आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड की जनसंख्या का प्रावधान बताओ कितना है? 20,000 से 1 लाख। तो बताओ किसी एरिया में अगर नगर पालिका बोर्ड बना हुआ है, जो सबसे संक्रमणकालीन क्षेत्र है, क्या वहां वार्ड समिति बन सकती है? क्या? 9। अब देखिए नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या, इसका मतलब जहां नगर परिषद है वहीं वार्ड समिति बन सकती है। फिर नगर निगम 5 लाख से ज्यादा, तो इसका मतलब 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या, तो वहां नगर निगम में भी क्या बनेगा? वार्ड समिति बनेगी। तो इसका मतलब नगर परिषद और नगर निगम में वार्ड समितियां बनेगी। ये तो एकदम क्लियर होगी आपको। अब देखिए ये 243 एस ये कहता वार्ड समितियों का गठन और संरचना। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, और वार्ड समितियां 1 या अधिक वार्डों से मिलकर भी बनेगी। 1 वार्ड से भी बन सकती है, जैसे अजमेर है, अजमेर नगर निगम में 60 वार्ड है। कितने वार्ड है? 60 है। अब 60 में से मान लो 1 वार्ड से भी समिति बना दी, तो उस 1 वार्ड, ये वार्ड नंबर 1 है, इसका क्या चुना गया? एक पार्षद चुना गया, तो ये इस समिति का क्या होगा? मेंबर होगा। पर इसी वार्ड से ही बोला कि आप वार्ड समिति भी हो, तो ये मेंबर ही क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। अब यहां पर 60 वार्ड है, मान लो मैं तो कह रहा हूं कि 20 वार्ड तक बोला कि आप 20 वार्ड को मिलाकर 1 वार्ड समिति बनेगी। इसका मतलब उस वार्ड समिति में मेंबर कितने हो गए? 20 हो गए। जो 20 वार्ड समितियों के जो पार्षद है वो सारे के सारे मेंबर हो गए। अध्यक्ष कौन बनेगा? इन 20 में से एक व्यक्ति क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। उन्हीं में से 2 व्यक्ति खड़े होंगे और जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वो जीत जाएगा और वो उसका अध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो देख लीजिए 1 या अधिक वार्डों से मिलकर बनेगी। बाध्यकारी प्रावधान कि 3 लाख से ज्यादा आबादी है तो आपको वार्ड समितियां बनानी होगी, क्योंकि यही तो सुझाव देगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं सुझाव तो आने ही चाहिए कि अच्छे कार्य कैसे हो, लोगों का कल्याणकारी कार्य कैसे कर सकें। अब राज्य का राज्य विधानमंडल विधि द्वारा वार्ड समिति की संरचना व क्षेत्र। अब वार्ड समिति का स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका क्राइटेरिया कितना होना, जैसे मैंने अभी बना दिया 20 का। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये 20 आप कहां से लाए? आप 30 भी कर सकते हो, 40। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। ये 1 वार्ड से भी एक समिति बन सकती है, अनेक वार्डों को मिलाकर समिति बन सकती है। ये क्राइटेरिया डिसाइड करने का पावर किसके पास है? विधानमंडल के पास है। किसके पास? संविधान में तो इतना लिख दिया उन्होंने। अब इसमें और कोई क्राइटेरिया बदलना है तो बिल्कुल ये ऑप्शन खुला रखा हमारी संसद ने कि विधानमंडल चाहे तो चेंज कर सकता, लिख सकता। राजस्थान की विधानसभा लिख दिया कि हम तो 1 वार्ड से ही 1 वार्ड समिति बनाएंगे, बनेगी। नहीं 10 को मिलाकर वार्ड समिति बनेगी, 10 को बनेगी। वो चाहे जैसा कर सकते हैं, उनको फ्री हैंड किया गया। और वार्ड समिति के स्थान भरने की रीति। अब देखिए
स्थान का मतलब है कि वार्ड समिति में मेंबर कैसे आएंगे, अध्यक्ष कैसे बनेगा, तो उसका सिस्टम कैसे रहेगा, तो ये रीति का उपबंध कर सकेगा कौन कर सकेगा, विधान मंडल कर सकेगा। ये भी पावर उन्होंने तो कर दी, लेकिन फिर भी अगर कोई सिस्टम आपको विधान वार्ड समिति में मेंबर कैसे आना चाहिए वो अगर आप चाहें तो आप विधान मंडल तय कर सकता है। ये 74वें संशोधन में लिख दिया। तो देखिए एक वार्ड बन गया, इसका अध्यक्ष हो जाता है इनमें से, और 3 या 4, जैसे मान लीजिए 4 वार्ड है, 4 वार्ड में से क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, और अध्यक्ष का हमेशा निर्वाचन होगा। ठीक है, चलिए वार्ड समिति प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का एक प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य वार्ड मेंबर उसी समिति का क्या होगा, सदस्य होगा। लिख दिया नियम कि साहब जिस वार्ड के अंदर जो पार्षद या मेंबर जो चुनकर आ रहा है सदस्य, बस वही उस वार्ड समिति का क्या होगा, सदस्य। अलग से कोई जनता द्वारा चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, जहां वार्ड समिति एक वार्ड से बनी है तो उसका वार्ड मेंबर ही उसका क्या होगा, अध्यक्ष हो जाएगा। एक वार्ड से एक समिति बन गई तो वो जो वार्ड मेंबर जो उसका सदस्य बना वही क्या, भाई मैं एक वार्ड है, मैं खुद ही उसका मेंबर हूं, अध्यक्ष बनाना तो मैं खुद ही तो वोट दूंगा, तो मैं खुद ही जीत गया, सीधी सी बात है। जहां वार्ड समिति अधिक वार्डों से बनी हो तो उन वार्ड मेंबरों में से एक मेंबर को वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कर समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक से अधिक वार्ड है, जैसे ये हो गया, ये एक से अधिक वार्ड, जैसे ये लो जी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को मिलाकर वार्ड समिति बना दी, तो 8 तो हो गए इस वार्ड समिति के क्या हो गए, सदस्य। अब ये 8 ही वोट करेंगे, 8 में से एक क्या बनेगा बताओ, अध्यक्ष बनेगा। ये क्राइटेरिया इसका रहेगा। ठीक है, तो एक मेंबर को वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित कर समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये वार्ड समिति का बनने का क्या हो गया, तरीका। अब ये आता है पदों का आरक्षण, यानी 243 जो एन है, सॉरी न है, माफ करिएगा, 243 न यानी टी, 243 हिंदी में न कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको टी कह सकते हैं। यह है आरक्षण कि जो शहरी निकाय है उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो सदस्य उनको रिजर्वेशन कैसे मिलता है। जैसे पंचायती राज में हम जाते हैं तो 243 डी ये कहता है कि उनके लिए रिजर्वेशन होगा, ठीक उसी प्रकार से 243 न और या अंग्रेजी में 243 टी ये कहता है कि इसके आरक्षण की बात करता है कि रिजर्वेशन की, इसके जो सदस्य चुनकर आएंगे, जो अध्यक्ष आएंगे वो रिजर्वेशन के आधार पर आएंगे। देखिए जो पंचायती राज में वही चीजें एकदम क्लियर कर देते हैं कि पहली बात अनुसूचित जाति यानी जो शेड्यूल कास्ट जो एरिया है वहां पर, दूसरा एसटी, इन दो के लिए शेड्यूल ट्राइब्स, एक तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इन दोनों के लिए साफ लिख दिया कि इनको आरक्षण मिलेगा किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। बहुत आसान सा, जो पंचायती राज में वही यहां लिख दिया कि एससी और एसटी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये एक वार्ड है, ठीक है, ये एक नगर पालिका कोई क्षेत्र है, ठीक है। अब यहां पर मान लो 50 सदस्य रहते हैं, ठीक है ना। अब 50 में से मान लीजिए 10%, मान लीजिए 100 सदस्य रहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर कितने सदस्य रहते हैं, 100 सदस्य रहते हैं। अब मान लो कि 10 सदस्य किसके हैं, एससी के हैं, और 10 ही सदस्य किसके हैं, एसटी के हैं। तो इसमें से 10 सीटें चली जाएगी एससी को और 10 सीटें चली जाएगी एसटी को, यानी इसमें से एक नगर पालिका क्षेत्र है, वहां पर मान लीजिए कि 100% 100 लोग रहते हैं, 100 में से 10% तो रहते हैं एससी के लोग और 10% ही किसके रहते हैं, एसटी के लोग रहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मान लीजिए सीटें हैं 50, सीटें हैं 50। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं, थोड़ा कैलकुलेशन अलग करके। सीटें 50, अब 10% एससी के लोग रहते हैं तो 50 का 10% करोगे तो 5 सीटें एससी के लिए आएगी, और 50 का 10% करो तो 5 सीटें ही किसके आ गई, एसटी के आ गई। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये रिजर्वेशन कैसे निकलता है। यानी एक एरिया है वहां पर 100 जने रहते हैं, 100 में से 10% एससी के हैं और 10% ही एसटी के हैं, तो 50 वार्ड बना दिए। अब 50 का
10% निकाल दो तो 5 सीटें एससी के लिए रिजर्व हो गई और 5 सीटें किसके लिए हो गई, एसटी के लिए रिजर्व हो गई। ये रिजर्वेशन जनसंख्या के आधार पर रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। एक बात तो ये है। अब दूसरी बात है महिला रिजर्वेशन की। किसकी है, महिला। तो साफ लिख दिया महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, और 1/3 से अगर ज्यादा देना है तो संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल दे सकता है, कम नहीं कर सकता। 1/3 तो रहेगा रहेगा, इससे कम नहीं कर सकता। आप इससे ज्यादा कर सकते हैं लेकिन इससे कम करने की पावर नहीं रहेगी। तो यहां पर यही बात लिखाई गई है कि जैसे राजस्थान में 50% कर दिया लेकिन उस पर हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है तो भी लागू नहीं है, तो 1/3 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए 1/3 ऑल ओवर। अब जैसे ओबीसी की मैं बात करूं कि ओबीसी क्राइटेरिया, इनकी सीटें कितनी रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये छोड़ दिया विधानमंडल पर कि अन्य बैकवर्ड कास्ट जो है, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी के लिए आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा, ये संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा कि उनको देना है या नहीं देना है। अब जैसे राजस्थान ने दे दिया, अब मैं उदाहरण के तौर पे इसी को ले कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 20% लोग ओबीसी के रहते हैं, 20% क्या रहते हैं, ओबीसी। अब मैं इसका 50 का 20% निकालूं तो लगभग 10 सीटें किसकी आ गई, ओबीसी की आ गई। ठीक है, किसकी आ गई, ओबीसी की आ गई। ठीक है ना, यानी अब ये होगी, अब 50 में से 5 एससी के चुने जाएंगे, 5 एसटी के चुने जाएंगे, 10 किसके चुने जाएंगे, ओबीसी के। पीछे कितने बचे, 30 लोग। ये हो गई जनरल सीट, ये किसकी हो गई, जनरल। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब देखिए 50 का 1/3, 50 का 1/3 कौन होगी, महिला होगी। 50 का 1/3 कौन होगी, महिला होगी। ठीक है, अब इसमें देखना कि जो 5 है, 5 का भी 1/3 महिला, इस 5 का भी 1/3 महिला, इस 10 का भी 1/3 महिला और इस 30 का भी 1/3 महिला। ऑल ओवर तो बात तो वो की वही होगी। हर कैटेगरी में भी 1/3 ऐसा नहीं कि 5 एससी की कर दी तो अब 5 एससी तो हो गई, फिर 1/3 और महिलाओं को ले लेंगे। जितनी एससी की सीटें रिजर्व है उनमें से 1/3 महिलाएं आएगी, जितनी एसटी की रिजर्व है उनसे 1/3 महिलाएं आएगी, जितनी ओबीसी के लिए विधानमंडल ने अगर तय कर दिया उतनी 1/3 महिलाएं आएगी। बाकी शेष जो सीटें जनरल की बची उनमें 1/3 कौन होगी, महिलाएं। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 50 है तो 17 महिलाएं तो आएगी ही आएगी। तो कैटेगरी वाइज भी बढ़ गया। अब जैसे एक उदाहरण दे देता हूं मैं, जैसे 10 है, 10 का 1/3 निकाल दो, 3 कि ओबीसी की 3 महिला तो चुनकर आएगी आएगी, है ना। अब जैसे 5 का 1.5 होता है तो विधानमंडल तय कर देगा, उसमें जनसंख्या में 0.5 ऊपर हो गया तो उसमें 2 बढ़ जाएगा। जैसे 0.5 पॉइंटों में कैलकुलेशन 0.5 आ रहा, जैसे 1.5 आ गया तो 2 सीटें हो जाएगी, 1.4 तक आ रहा तो वो 1 ही सीट महिला करेगी। ऐसे उसमें कैलकुलेशन रहती है। तो कहने का मेरा मतलब है ये रिजर्वेशन का एक तरीका रहेगा। तो देखिए एससी एसटी के स्थान पर उनकी जनसंख्या साफ लिखा हुआ, उनकी जनसंख्या, और कुल नागरिक नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के कुल नगरपालिका का जो कुल एरिया जो क्षेत्र है कि क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे। तो जिस नगरपालिका का ये कुल एरिया है उसमें जो जनसंख्या है उसके अनुपात में, तो ये पूरा एरिया, ये 100 लोग रहते हैं, इन 100 में से जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में, जैसे मैंने बांटा ये 10% है तो ये 5-5 सीटें यहाँ पर अलॉट कर दी। ये तो ये हो गया। ये स्थान नगरपालिका के निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम आवंटित की जाएंगी। अब ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, चक्रानुक्रम। चक्रानुक्रम का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये रोटेशन के आधार पर चलेगा। एक लॉटरी, चक्रानुक्रम में एक लॉटरी सिस्टम होती है, उसको सलाका व्यवस्था कहा जाता है। ये आप अपने नोटबुक में इसको ऐड कर ले, सलाका व्यवस्था। सलाका को आप अपनी भाषा में लॉटरी, जो कॉमन भाषा उसमें लॉटरी कहते हैं। देखिए ये क्या होता है, सलाका व्यवस्था का मतलब यहां पर ये हो गया कि जैसे एक मटका है, ठीक है ना, एक मटका है और उसमें अलग अलग पर्चियां डाल दी, एससी पुरुष, एससी महिला, एससी एसटी पुरुष, एसटी महिला, ओबीसी पुरुष, ओबीसी महिला, जनरल पुरुष, जनरल महिला। ठीक है, ये 8 पर्चियां डाल दी, एक मटका है उसमें से घुमाया। अब उसमें जैसे निकल कर आ गया एससी महिला, यानी इस वार्ड से एससी महिला चुनकर आएगी। या अध्यक्ष के लिए लॉटरी निकली कि इस नगरपालिका बोर्ड से अध्यक्ष
एससी महिला चुनकर आएगी। अब सीट रिजर्व होगी, कैंडिडेट वही बन सकता है जो एससी महिला होगी, बाकी के लिए सीट रिजर्व नहीं है। चलो, एससी महिला ने चुनाव जीत लिया, जो भी दोनों पार्टियों से खड़े होंगी कुल मिला के आनी एससी महिला ही है। 5 साल कंप्लीट हो गए। अब अगले साल जब लॉटरी निकलेगी, क्या एससी महिला का नाम डालेंगे? नो, वो वापस उसका नाम आ गया तो फिर तो वो ही बनते जाएंगे। मान लीजिए लकीली 4-5 और उसी का ही नाम आ गया एससी महिला, तो बाकी वालों को तो कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो अगली बार जब लॉटरी निकलेगी तो उस मटके में जो 8 पर्चियां थी ना, उनमें से एससी महिला को बाहर कर देंगे। अब 7 की पड़ेगी, किसकी पड़ेगी? 7 की पड़ेगी। 7 के अंदर अगली बार एसटी महिला का आ गया तो चक्र घूम गया ना, चक्रानुक्रम। इस बार आपका नंबर आएगा, अब अगली बार किसी और का नंबर आएगा। अब चक्रानुक्रम में एसटी महिला आ रही है, फिर 5 साल एसटी महिला ले ली, फिर अगली बार उनका नाम नहीं डालेंगे, 6 का ही नाम डालेंगे। तो कहने का मतलब कि एक बार जिसका नाम आ गया दोबारा उसका नहीं डालेंगे, क्योंकि वो रोटेशन से चलना चाहिए। चक्रानु अब ऑलरेडी 8 है, 8 लड़ रहे हैं कि हम बनेंगे पहले, तो उसमें लॉटरी कर दी, पर एक एक बनते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे। इससे क्या कि रोटेशन घूमता। अब अच्छा, जनरल में क्या कोई भी लड़ सकता, चाहे एससी महिला हो, एससी पुरुष हो, एसटी, वो जनरल सीट है, बट रिजर्व तो नहीं है ना। रिजर्वेशन में तो क्या होता है कि फिर वो ही लड़ सकता, दूसरा नहीं लड़ सकता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो व्यवस्था, जो सलाह का सिस्टम, वो लोटरी सिस्टम जो चलता है, उस लोटरी सिस्टम का मतलब यहां पर यह है कि रोटेशन घूमना चाहिए, ताकि दूसरा ये आपत्ति नहीं करे कि साहब पिछली बार ऐसी महिला बन गई, वापस लोटरी में ऐसी महिला का कर दिया तो हमारा नंबर कब आएगा। तो इसलिए यहां पर चक्रानुक्रम व्यवस्था को अपनाया गया। आरक्षित स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं, बताई दिया, मिनिमम 1/3 तो महिलाएं होनी चाहिए। अधिकतम चाहे तो विधानमंडल दे सकता है, राजस्थान ने दिया है विधानसभा ने, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है उस पर, तो अभी वो सिस्टम रोक पर चल रहा है। अब देखिए, कम नहीं कर सकता विधानमंडल, बढ़ा सकता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट जनता द्वारा जो निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कम से कम 1/3 महिलाओं के हेतु आरक्षित। भाई, जो डायरेक्ट जनता द्वारा चुनकर आएंगे उनमें 1/3, देख लो ये 1/3 निकाला सबका मैंने, 5 का 10, जैसे 10 सीट है उसका 1/3, तो कुल स्थान जो भरे जाएंगे उनमें से 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। ठीक है ना। एससी एसटी में महिलाओं की सीटें भी आरक्षित, उस आरक्षण में महिला शामिल है। बता दिया कि भाई जैसे 10 महिलाएं 10 सीटें रिजर्व है तो उनका 1/3 महिलाएं ही आएगी। तो ये लिखा ना, एससी में हो चाहे एसटी में हो, जितना उनका रिजर्वेशन मिला उसमें भी 1/3 कौन होगी? महिला होगी। तो महिला का रिजर्वेशन तो हर कैटेगरी में घुसा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बहुत बारीकी से इसको समझा। 243 न यानी टी, जिसको कहते हैं रिजर्वेशन। अध्यक्ष पद यानी जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के पद में एससी एसटी महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित होंगे जिस प्रकार राज्य विधानमंडल विधि द्वारा क्या करेगा, तय करेगा कि उनको एससी एसटी ओबीसी को देना है। ओबीसी को तो विधानमंडल चाहे तो दे सकता है कि नहीं दे सकता है रिजर्वेशन अध्यक्ष में। और ये तो साफ लिखा कि एससी एसटी महिलाओं के लिए भी कोई रीति सिस्टम अपनाना है तो भी वो विधानमंडल तय कर सकता, फ्री एंड किया गया है। हालांकि सिस्टम वही है, लॉटरी वाला सिस्टम चलता है, लेकिन विधानमंडल को फिर भी फ्री एंड किया गया है संविधान में। ये चक्रानुक्रम चलता रहता है। जैसे ये देखो, इस बार एससी आ गया, इस बार एसटी आ गया, इस बार ओबीसी सीट आ गई, इस बार मान लीजिए जनरल सीट आ गई। ये ऐसे रोटेशन घूमता रहेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे एससी बन गया तो अब दोबारा एससी की नहीं आएगी, फिर एसटी का लॉटरी में नाम डालेंगे, इसका डालेंगे, इसका, जनरल में सब फिर आ सकते हैं कोई भी। अब देखिए, 243 जो टी है उसका खंड 1 व खंड 2 में उपबंधित आरक्षण और खंड 4 में है ना। खंड का मतलब होता है, जैसे देखो ये आर्टिकल लिखा हुआ, ये देखिए 243 टी है, देखो ये 243 टी। अब खंड 1 का मतलब ये 1 कर दो, 243 टी ये खंड 2 कर दो, 243 टी ये खंड 4 कर दो। खंड का मतलब उसके अंदर 1 2 3 जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन ना हो, ये खंड 1 खंड 2, बस जो मूल आर्टिकल है उसमें खंड का मतलब उसमें आगे ब्रैकेट लगाकर वो 1 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, जो लिखा हुआ है। 1 व 2 में उपबंधित आरक्षण और खंड 4 में अध्यक्ष पद का आरक्षण एससी एसटी संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। देखिए, खंड 1 में तो एससी का आरक्षण, खंड 2 में एसटी का आरक्षण, और खंड 4 में जो अध्यक्ष पद के लेकर क्या है, आरक्षण है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। 334 क्या है, 334 का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिएगा। जैसे आर्टिकल 331
आर्टिकल 332, आर्टिकल 333, आर्टिकल 334। ठीक है, ये 4 आर्टिकल मैंने आपके सामने रखे। 331 क्या कहता है कि लोकसभा में, एलएस लिख रहा हूं, यानी लोकसभा में एससी और एसटी का क्या है, आरक्षण है। लोकसभा में एससी और एसटी का क्या है, आरक्षण। लोकसभा में एससी कैटेगरी को आरक्षण मिलेगा और एसटी कैटेगरी को भी क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ठीक है, कैसे, जनसंख्या के अनुसार। फिर 332 कहता है, 331 हो गया, सॉरी माफ करना, मैंने उल्टा लिख दिया, एक बार चेंज कर देता हूं। हाँ, लोकसभा में एक आर्टिकल और रह गया, वो छूट गया थोड़ा सा, है ना। हाँ, तभी ये कैलकुलेशन गड़बड़ आ रही थी। हाँ, 330, वही बात जो मैंने लिखी ऊपर कि लोकसभा में, लोकसभा जो है उसमें एससी और एसटी, एससी और एसटी को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा जनसंख्या के आधार पर, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। ठीक है ना। 331 कहता है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन जो आंग्ल भारतीय, जिनके पिता या पितामह है, दादा अनिवार्य रूप से अंग्रेज रहे हैं, यूरोपियन रहे हैं और माता भारतीय रही है। अंग्रेजों ने बहुत सारी महिलाओं से विवाह किया, माता भारतीय रही, तो उनमें से जो संतान उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। अब देखिए, ये 104वां जो संविधान संशोधन है 104 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में हम देखते हैं। और अब देखिए 332 जो है वो ये कहता है कि विधानसभा, विधानसभा में एससी व एसटी को क्या है, आरक्षण है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है ना। और 333 ये कहता है कि विधानसभा में वापस वही एंग्लो, विधानसभा में एंग्लो इंडियन को क्या मिला है, बताओ, आरक्षण मिला है। अब ये आरक्षण में, जैसे एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, किसको कर सकता था, 2 सदस्यों को, और विधानसभा में 1 सदस्य को क्या कर सकता था, मनोनीत कर सकता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे रोक दिया गया। अभी हम समझते हैं क्या है। 334 क्या कहता, तो मुझे लगता 330, 31, 32, 33 चारों समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू पढ़ना आपको, कंटिन्यू में जैसे 330 लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, 332 विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण और 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। ठीक है, चलिए अब 334 क्या कहता, 334 कि ये जो आरक्षण मिला है, चाहे वो एससी एसटी का चाहे एंग्लो इंडियन का, विधानसभा और लोकसभा में, ये 10 वर्ष तक ही रहेगा। कितने वर्ष तक रहेगा, 10 वर्ष तक ही रहेगा, 10 ईयर्स तक ही। यानी इससे ज्यादा अगर आपको आगे बढ़ाना है, 10 वर्ष से ज्यादा अगर आपको आगे बढ़ाना है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, अन्यथा वो वहीं पर समाप्त माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 334 जो है वो 10 वर्ष तक आरक्षण की बात करता है। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको दूं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है बनकर लागू हो गया, 26 जनवरी, तो 50 से लेकर 60, फिर 70, 80 ये सब संशोधन हुआ, 90, 2000, 2010 और 2020 जब आया, उससे पहले 2019 में संशोधन कर दिया कि 26 जनवरी 2020 से उसको लागू कर दिया और 2019 के दिसंबर में संशोधन कर दिया। ये जो एससी एसटी एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण जो मिला हुआ है, ये देखो हर 10-10 साल बाद बड़ा संविधान में संशोधन हुआ। अब 2019 में 104वां संशोधन होता है, उसमें एससी और एसटी का तो रिजर्वेशन बढ़ा दिया जाता है, आगामी 10 साल यानी 2030 तक रहेगा, लेकिन एंग्लो इंडियन का रहेगा नहीं रहेगा इसके लिए कुछ भी बोला नहीं। तो अब 10 साल तक एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं कर सकते, चुनाव जीत कर आ सकते हैं, डायरेक्ट मनोनीत नहीं कर सकते। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो 334 के तहत एससी एसटी का 10-10 साल का अस्थायी आरक्षण जब तक ये रहेगा
तब तक उधर नगर पालिका और पंचायती राज में वहां पर भी जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी का आरक्षण रहेगा। जैसे एंग्लो इंडियन का भी इन्होंने रोक दिया। अब मान लो 10 साल बाद में, अभी 2030 आ रहा है और दिसंबर 2029 में जो संशोधन होगा, बाई द वे उसमें एससी एसटी का आरक्षण नहीं बढ़ाया आगामी 10 साल के लिए, बाई द वे बोला कि खत्म, तो इधर भी नगर पालिका में भी एससी एसटी का आरक्षण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर यह है कि इधर भी एससी एसटी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो जब तक 334 के तहत एससी एसटी का आरक्षण लोकसभा विधानसभा बना हुआ, तब तक ही नगर पालिका के अंदर एससी एसटी का आरक्षण बना हुआ रहेगा। जिस दिन इधर समाप्त हो गया अस्थायी, उधर भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो देख लीजिए, यहां पर मैं वापस आपको बता देता हूं। हम बात कर रहे थे कि एससी एसटी और अध्यक्ष के लिए जो भी आरक्षण है वो 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। जिस दिन 334 में एससी एसटी का आरक्षण उधर समाप्त किया, इधर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विनिर्दिष्ट यानी अंकित नहीं रहेगा। ये कैलकुलेशन है 334 का इंटर कनेक्ट। ठीक है, राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्गों हेतु, पिछड़े वर्ग का मतलब क्या हो गया, जो बैकवर्ड कास्ट है, पिछड़े वर्ग हेतु नगर पालिका में स्थानों यानी सदस्य है, जो स्थान मतलब सदस्यों और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों हेतु आरक्षण का प्रावधान कर सकता। कौन कर सकता है, राज्य विधान मंडल कर सकता है। क्या 74वें संशोधन में लिखा, क्या, नो, 74वें संशोधन में लिखकर ये नहीं दिया कि बैकवर्ड कास्ट पिछड़े वर्ग को आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल तय करेगा। तो महिला आरक्षण लिख कर दिया 1/3, एससी का जनसंख्या के आधार पर, एसटी का जनसंख्या के आधार पर लिखकर दे दिया, बाकी का विधानमंडल तय करेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने 243 टी और नए जो पढ़ा वो आरक्षण के बारे में पढ़ा। लास्ट आर्टिकल आज का हम पढ़ते हैं 243 प, और अंग्रेजी में इसको हम कह सकते हैं यू, यानी टेन्योर यानी कार्यकाल, कि नगर पालिका जो संस्थाएं होती हैं इनका टेन्योर कार्यकाल कितना होता है। तो उसके बारे में देखिए एग्जाम में पूछता कार्यकाल कौन सा होता है, जो पहली बैठक होती है, प्रथम अधिवेशन होता है, वहीं से ही उसका कार्यकाल है। जैसे एग्जामिनर आपको कैसा ऑप्शन देगा, चुनाव की तिथि की घोषणा से 5 वर्ष, चुनाव का परिणाम आने से 5 वर्ष, नहीं, जिस दिन पहली बैठक होती है यानी उसका पहला अधिवेशन होता है, वहीं से ही उसका कार्यकाल माना जाता है, जो आगामी पूरे 5 साल चलेगा। तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल। केवल 5 वर्ष याद करके मत चले जाना, उसमें लिखेगा चुनाव की तिथि की घोषणा से, चुनाव वाले दिन से, चुनाव मतदान की तिथि से 5 वर्ष तक, है ना, परिणाम की तिथि से 5 वर्ष तक नहीं, जिस दिन पहली बैठक होगी, पहला अधिवेशन होगा, वहां से 5 वर्ष तक होगा, उससे अधिक नहीं होगा। विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा सुनवाई का उचित अवसर देते हुए समय पूर्व भी विघटित किया जा सकता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन करती है, सरकार, कि 5 साल पूर्व भी इन नगर पालिका संस्था को भंग किया जा सकता है और पुनः चुनाव करवा सकती है। कौन, राज्य सरकार। अब विधानमंडल उत्तर नहीं होगा, अब राज्यपाल भी नहीं होगा, विधानमंडल भी नहीं होगा। ये ध्यान रहे कि 5 साल पूर्व इन संस्थाओं को विघटित कौन कर सकता है, राज्य सरकार कर सकती है। कौन कर सकता है, राज्य सरकार ही कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और वो भी कब, उचित अवसर दिया। जैसे मान लीजिए नगर पालिका के जो फैसले हैं वो गलत आ रहे हैं, बार बार गलत फैसले, जिससे पब्लिक परेशान हो रही है। सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने अल्टीमेटम दिया, मान जाइए, पब्लिक परेशान हो रही है, लेकिन आप अलग अलग फैसले, उद्योगपतियों को ज़मीनें दे रहे हैं, बिजनेसमैनों को ज़मीनें दे रहे हैं, है ना, जहाँ बिजनेसमैन लोग हैं उस तरफ आप साफ सफाई कर रहे हैं, बाकी आम पब्लिक जो कच्ची बस्तियाँ उधर ध्यान नहीं दे रहे। तो लग रहा बार बार शिकायत आ रही है इस नगर पालिका बोर्ड में ठीक लोग नहीं बैठे, यानी बिजनेसमैन लोगों ने अपने मेंबरों को बनाकर भेज दिया, वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। सरकार उनको एक उचित अवसर देती है सुनवाई का, बुलाती है कि बोलो आप, हम आपको, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। सरकार को लगता, पर डायरेक्ट सरकार भंग नहीं कर सकती, पहले उनको एक सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद सरकार को लगता है कि उन्होंने क्यों किया, सरकार को लगता है ठीक किया, सरकार भंग नहीं करेगी, सरकार को लगता है नहीं गलत किया, तो सरकार उसका कार्यकाल 5 साल पहले भी भंग कर सकती है। यदि अवधि हेतु कोई संशोधन हो तो भी संशोधन के समय कार्य कर रही नगर पालिका तब तक विघटित नहीं होगी जब तक कि उसकी अवधि समाप्त न हो जाए। यदि अवधि हेतु को संशोधन हो तो भी संशोधन के समय भी कार्य कर रही है, जैसे मैंने कहा अवधि हेतु संशोधन ये 5 साल का, अब मान लो कोई संशोधन होकर उसका 6 वर्ष कर रहे हैं,
तो अवधि हेतु क्या चल रहा है, संशोधन चल रहा है ना। अवधि हेतु क्या चल रहा है, संशोधन के समय भी वो कार्य करेगी। जब तक नगरपालिका तब तक विकृत नहीं होगी जब तक उसकी अवधि समाप्त न हो जाए। जो उसकी पूरी, मान लो अवधि में संशोधन करके 4 साल कर दिया, तो भैया चुनी कितने साल के लिए गई थी, 5 साल। तो जब तक उसका कार्यकाल 5 साल कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो विघटित नहीं होगी। 4 साल अगली वाले पर लागू कर सकते हो आप, इस पर लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बात यही दर्शाती है कि जब तक अवधि समाप्त न हो जाए तब तक वो विघटित नहीं होगी, चाहे अवधि में संशोधन के लिए आपने कोई भी रूल बना दिया क्यों न हो। किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन, जैसे खंड एक, खंड का एक मतलब 243 जो हम पढ़ रहे हैं यू, 243 यू का 1, तो ये खंड 1 हो गया। ये लिखने का तरीका आर्टिकल में वीर निर्दिष्ट यानी उसमें अंकित अवधि से पूर्व, यानी नगर पालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन की जो 5 साल का कार्यकाल के लिए जो अवधि तय हो रखी है उसके पूर्व ही नई नगर पालिका का वापस चुनाव करा लिया जाएगा, ताकि अगली का 5 साल कंप्लीट होते ही नए सदस्य चुने हुए तैयार रहते हैं, वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अवधि से पूर्व ही हो जाएगा। और विघटन की दशा में 6 माह के भीतर, भाई एक तो गठन 5 साल कंप्लीट होने से पूर्व नई का गठन कर लिया जाएगा, पुराने का कार्यकाल खत्म होते गठित संस्था नई काम करेगी। एक अगर 5 वर्ष पूर्व अगर कौन भंग करेगी बताओ, राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ने 5 साल पूर्व अगर भंग कर दिया तो 6 महीने के भीतर उसका उपचुनाव होगा वापस। कितने महीने में, 6 महीने। अब देखो मान लो उदाहरण के तौर पर कि 5 साल, 2 साल बाद ही उसको भंग कर दिया, अब बचा हुआ कार्यकाल कितना है, 3 साल, तो 6 महीने चुनाव के लग गए, तो 2 और 6 महीने कितने हो गए, 2.5 साल। अब जो नई चुनकर आएगी वो 2.5 साल ही काम करेगी, ठीक है ना। शेष अवधि के लिए पूरे 5 साल के लिए काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें एक पड़ाव है कि मान लो 5 साल कंप्लीट होने में अब 6 महीने बचे हैं, यानी 4.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6 महीने बचे या 6 महीने से कम समय बचा, 5, 4, 3, 2, 1, अगर कोई भी इस बीच अगर उस नगर पालिका को भंग कर दिया जाता है तो उपचुनाव नहीं होगा। अगर फाइनल टेन्योर में अगर 6 महीने से कम समय बचा है तो वापस चुनाव नहीं होगा, वो फिर आम चुनाव जैसे होता उसी के अकॉर्डिंग उनके साथ ही क्या होगा, चुनाव होगा। तो देख लीजिए इसको, यदि विघटन के पश्चात नगर पालिका पूर्ण होने की अवधि, यानी पूर्ण होने की अवधि, पूर्ण होने की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। पूर्ण होने की अवधि 6 माह से कम हो तो निर्वाचन आवश्यक नहीं होगा। निर्वाचन क्या नहीं होगा, आवश्यक नहीं है, वो आम कार्यकाल की तरह ही होगा। अवधि पूर्ण होने पर विघटित नगर पालिका, अवधि पूर्ण होने पर विघटित नगर पालिका का गठन शेष अवधि हेतु किया जाएगा। किस हेतु किया जाएगा, शेष अवधि के लिए। मैंने बता दिया कि जैसे शेष अवधि 2.5 साल काम, 2 साल काम किया, 6 महीने चुनाव में लगे, 2.5 साल बचा, 2.5 साल काम करेगी। उदाहरण, नियत अवधि 5 वर्ष, यानी जैसे इसका कितना 5 वर्ष, तो 1 जनवरी 2021 को कोई मान लीजिए नगर पालिका का गठन हुआ तो वो 31 दिसंबर 2021, 22, 21, 22, 23, 24, 25, यानी ये 25 तक रहेगी, है ना, 26 नहीं, 21 भी तो पूरा काउंट हो गया। तो 21 से लेकर कितने 25 तक ये पूरा 5 साल काम करेगी। अब देखो 3 साल में इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। 21 में बनी, 3 साल विघटन हो गया, फिर चुनाव हुआ, नवीनतम नगर पालिका। अब 2 वर्ष में 6 महीने का, तो मैंने बोला कि 6 महीने में चुनाव हो सकता है, 5 दिन बाद ही चुनाव करवा दिया वापस। तो बचा हुआ कार्यकाल जो है वो शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी, यानी ये 31 दिसंबर 2025 तक ही इसका क्या रहेगा, कार्यकाल शेष अवधि के लिए ही रहेगा। ये हमने देख लिया। अब देखिएगा आगे 243 के तहत जो महानगर जो क्षेत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं, महानगर क्षेत्र की। अब महानगर क्षेत्र घोषित कौन करेगा, महानगर क्षेत्र घोषित करने का 243 यानी पी। अब क्या कहता है कि महानगर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, आज हमने आती कक्षा में मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अनिवार्य रूप से केवल एक ही जिला समाविष्ट हो सकता है, यानी महानगर क्षेत्र निम्नलिखित अच्छा सॉरी माफ करना, अब ये क्वेश्चंस आ गए अपने, मैंने सोचा वो आगे की परिभाषा चल रही है।
चलिए, आज तक हमारा कार्यकाल तक यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैंने आज कक्षा जो प्रारंभ हुई उसमें मैंने कहा था कि हर दिन जो हम लाइव क्लास पढ़ेंगे उसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे जो आज हमने पूरे 1-1.5 घंटे में जो पढ़ाई करी उसके से संबंधित 5 से 7 प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें, एक एक प्रश्नों का। पहला पढ़िएगा, 200 महानगर क्षेत्र आज आते ही मैंने पढ़ाया था। 243 तय यानी पी के तहत महानगर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि पहला जो है उसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्या है। उसमें से ये बोला कि कौन सा कथन सही है। आपको इनमें से एक सही है, एक 2 सही है, एक 2 3 सही है, कौन सा सही है उसका आंसर बताना आपको। चलिए, पहला है कि इसमें अनिवार्य रूप से एक ही जिला समाविष्ट है। 9 एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है इसकी न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख या इससे अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल 10 लाख या उससे ज्यादा होने पर ही महानगर क्षेत्र घोषित होगा। तीसरा देखते हैं, किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करने की शक्ति केवल राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती है। 9 किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। तो इसमें उत्तर होगा 2 यानी केवल 2। इसका आंसर होगा बी यानी आंसर होगा केवल 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कि किसी राज्य के राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी कर एक विशिष्ट क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो अनुच्छेद 243 क्यों के संदर्भ में वहां निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी राज्यपाल ने किसी एरिया को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया, इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर दिया, तो उसमें वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर आप बताएं। देखिए, वह अनिवार्य रूप से नगर निगम का गठन होगा, मैंने बता ही दिया, आज हमने पढ़ा था। औद्योगिक क्षेत्र हो गया, वहाँ नगर पालिका कार्य नहीं करेगी, क्षेत्र काम ही नहीं करेगा, उस क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात, नगर पालिका नहीं बनेगी, वो औद्योगिक एरिया ही रहेगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया, बी आंसर हो गया। नंबर 3 देखिएगा, अनुच्छेद 243 आर के बारे में बात कर रहे हैं कि नगर पालिकाओं के संदर्भ में कौन सा एक प्रावधान राज्य विधान मंडल के लिए बाध्यकारी है, ऐच्छिक नहीं है। बाध्यकारी है लेकिन ऐच्छिक नहीं है। तो 4 आपके सामने प्रावधान दिए हैं, तो ये बताना कि बाध्यकारी कौन सा है। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, ये बाध्यकारी है, ऐच्छिक नहीं है ना। तो दूसरा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्ड के स्थानों को प्रत्यक्ष, बिल्कुल ये बात सही है कि ये बाध्यकारी है। देखो ये तो ऐच्छिक में आ जाता है, विशेष ज्ञान रखना मनोनीत विधानमंडल तय करेगा कि मनोनीत विशेष ज्ञान वालों को मनोनीत करना कि नहीं करना है। राज्य संविधान परिषद के सदस्यों को इनको नेतृत्व देना कि नहीं देना है। नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति प्रत्यक्ष प्रति, ये सब विधानमंडल तय करता। तो ये ऐच्छिक प्रावधान है विधानमंडल के ऊपर। लेकिन यहाँ क्या है कि ये तो अनिवार्य रूप से वार्ड मेंबर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ही चुनकर आएंगे, ये फिक्स लिखा हुआ है। तो ये बाध्यकारी है, बाध्यकारी ऊपर पूछा है, 3 ऐच्छिक लिख दिए, 1 बाध्यकारी। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 243 न यानी टी, अभी हमने पढ़ा। नगर पालिका में सीटों का क्या पढ़ा हमने, आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार। एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या, बिल्कुल बात सही है, और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में होगा। बिल्कुल, जो नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या होगी उसके अनुपात में ही एससी और एसटी का क्या होगा, आरक्षण होगा। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि ये नीचे कथन सही पूछा है तो हमें सही उत्तर बताना है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, देखो पहले आप सही और गलत लगा ले, फिर नीचे देखना वो सही पूछ रहे हैं या असत्य पूछ रहे हैं, वो टिक कर देना अपने को, बहुत आसान सा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थानों में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जिसमें एससी एसटी की महिलाओं की सीटें शामिल नहीं। क्यों नहीं होगी, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले बताया, एसटी में भी 1/3 महिलाएं होगी, एससी में भी 1/3 महिलाएं होगी, और कुल में भी 1/3 होगी। तो ये पॉइंट गलत है, शामिल होगी, तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया।
राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी जो है उनके लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान बिल्कुल विधानमंडल को ही दिया गया, संविधान में नहीं लिखा हो, तो ये पॉइंट क्या हो गया, सही हो गया। 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए 5 जो है, यदि किसी नगरपालिका का विघटन उसकी 5 वर्ष की सामान्य अवधि समाप्त होने से मात्र 4 महीने, सामान्य अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। सामान्य अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। सामान्य अवधि समाप्त होने से मात्र 4 महीने पहले हो जाता है तो अनुच्छेद 243 प यानी यू कह सकते हैं अंग्रेजी में, के तहत क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी टेन्योर के लिए। यू में टेन्योर आता है कि 5 वर्ष से पहले 4 महीने पहले समाप्त हो गया तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। नहीं, मैंने बता ही दिया कि जो लास्ट अगर 6 महीने बचा है उसमें चुनाव नहीं होगा। शेष 4 महीने के लिए बनाएगी नगरपालिका गठन करने, तुरंत चुनाव कराए जाएंगे। 6 महीने शेष बचा, चुनाव ही नहीं होगा। इस स्थिति में शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल राइट बात है। जो 5 साल में अब 6 महीने शेष बचे, यहाँ तो 4 ही पूछा है, 6 महीने भी बचे हैं तो भी चुनाव आवश्यक नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, राइट हो गया। राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कार्यकाल बढ़ा सकता, 9 ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने जो परिभाषा जो है पी से लेकर यू यानी 10 कार्यकाल तक हमने पढ़ा है। एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से पिछले 1.5 घंटे में हमने समझा है। महेंद्र मीणा जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल नाइस, आपको जो 100 धाराएं याद हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जब हम टेस्ट लेंगे आप बिल्कुल बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, और आपका कोई भी समस्या होती है आप डाउट सेशन में लिख दिया करें, फिर मैं उसको पढ़कर लास्ट में उसका आपका जवाब बिल्कुल आपका ज़रूर दूंगा। चलिए, आज का जो सेशन बहुत बेहतरीन रहा हमारा। कोई भी आपका डाउट रहे कल भी आप इसके अंदर पूछ सकते हैं कि सर कल की क्लास में हमारी ये समस्या रही थी, अगर है तो आप ज़रूर लिखें, आपका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि।